आज हम लोग एवोल्यूशन की चर्चा करेंगे। चैप्टर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब आप समझते हैं उद्विकास। उद्विकास यानी कि अगर देखा जाए तो एक कोश की जीवों से मनुष्य जैसे जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका हम लोग अध्ययन जो होता है इवोल्यूशन के अंतर्गत करते हैं। क्लियर हो गया आपको? यानी इवोल्यूशन क्या हो गया कि एक कोश की जीवों से या सिंपल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, और ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब सारी चीज़ों का डिपेंड करता है। यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ डील्स इन एवोल्यूशन। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसके विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पहले पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई उसमें पहले मुर्गी आया या अंडा आया, पहले बीज आए या पौधे आए। इस तरह के जो सवाल होते हैं उस सब का आंसर हमको इस चीज़ में मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोग करेंगे। तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखेंगे कि ये यूनिक है, लिखा गया है इसमें। अगर देखेंगे तो दिखाई दे रहा है आपको कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है यह यूनिक यानी अद्वितीय क्या है, इवेंट है। यूनिक यूनिवर्ट है, इवेंट है, घटना है। इसमें द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में जीवन की उत्पत्ति जो है अपने आप में यूनिक घटना है। क्लियर हो गया? तो अब हम लोगों को इसके विषय में देखना है, पूरा ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, कैसे हुआ, इसके विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले दिखा गया है द यूनिवर्स इज वास्ट। बहुत यूनिवर्स बहुत विशाल है। अगर हम इसकी कल्पना करें तो सोचेंगे बहुत ही बड़ा है। जैसे हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि सौर मंडल होता है जिसमें ग्रह होते हैं, उसमें पृथ्वी है। फिर आप ऐसे भी ग्रहों को देखते हैं कि जिनके क्या होते हैं, उपग्रह भी होते हैं। तो यह लिखा गया है अब उपग्रह और सौर मंडल मिला के मिल्की वे मंदाकिनी मिल्की वे बन जाती, गैलेक्सी बन जाती है। अब ढेर सारे जब गैलेक्सी मिलते हैं तो ये पूरा जो है यूनिवर्स का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है ये पूरा यूनिवर्स का ये फिगर दिखाने की कोशिश की गई है। ये है पूरा यूनिवर्स। क्लियर हो गया आपको? अब इसमें लिखिए, देखिए ये कह रहा है द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है। ऑलमोस्ट 20 बिलियंस ईयर्स एगो, 20 बिलियंस ईयर्स एगो। जो हम लोग के जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये क्या है, 20 बिलियंस ईयर्स एगो। क्लियर हो गया? तो ये भी पूछा जाता है कि आखिर जो हम लोग का यूनिवर्स है उसकी लाइफ टाइम अभी तक क्या हुई होगी। तो आप क्लियर करेंगे कि 20 बिलियंस एगो क्या हो गया था, ये हम लोग का जो यूनिवर्स है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है? अब यूनिवर्स जो होता है लिखा गया ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यानी जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें क्या है, ये गैलेक्सियों से मिलके बना हुआ है। क्लियर? यहाँ ये देखिए गैलेक्सी। अब आप देखेंगे गैलेक्सी में ढेर सारे गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी अब सेंटर दिखाने की कोशिश की गई है। देख, तो यदि हम फिर गैलेक्सी की बात करें तो सौर मंडल है। सौर मंडल के बाद पूरा क्या है, ये सौर मंडल में गैलेक्सी का निर्माण करते हैं और गैलेक्सी पूरा निकल करके जब पूरा बनाते हैं तो इसको यूनिवर्स कहते हैं। तो लिखा गया है द यूनिवर्स इज हग क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सी, यानी कि पूरा क्या है, ये जो यूनिवर्स है वह गैलेक्सियों से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? गैलेक्सियों से मिलकर बना हुआ है। कौन बना हुआ है? यूनिवर्स बना हुआ है। क्लियर हो गया आपको? क्या बना? यूनिवर्स बना। किससे बना? गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है? अब यहां देखेंगे कि ये जो अब देखिए गैलेक्सी, अब एक गैलेक्सी की बात की गई है। गैलेक्सी कंटेन्स स्टार, क्लाउड्स ऑफ गैस, डस्ट, ये सब मिलके गैलेक्सी का होता है। ठीक है? गैलेक्सी कंटेन्स यानी गैलेक्सी जो होती है धारण करती हैं स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेज, डस्ट, ये सब मिला के रहती हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखेंगे तो ये जीवन की जो उत्पत्ति है, देखिए एक थियरी है बिग बैंग थियरी। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है द बिग बैंग थियरी। क्या है ये? बिग बैंग थियरी है। इन्होंने ये क्या करते हैं, attempts explain to us the origin of universe। ये ऐसी बिग बैंग थियरी है जो ये बताती है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्लियर हो गया? तो ये कौन थियरी बताता है यूनिवर्स ओरिजिन के संबंध में? तो बिग बैंग थियरी क्या बताता है? अबाउट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कैसे उत्पत्ति हुई इसके विषय में बताता है। कौन बताता है? बिग बैंग थियरी।
क्लियर हो गया। अब इसमें और देखेंगे, ये थ्योरी ये कहता है एक एलम नामक आदि पदार्थ था। क्या था उसमें? एलम नामक आदि पदार्थ था जिसमें क्या होगा, भयंकर विस्फोट हुआ। हाँ, एक्सप्लोजन। क्लियर हो गया। तो उसमें भयंकर क्या होगा, विस्फोट हुआ, और विस्फोट के फलस्वरूप ये क्या देखिए लिखा गया है, विस्फोट के फलस्वरूप द यूनिवर्स एक्सपेंडेड। यूनिवर्स क्या हो गया, फैला। यूनिवर्स क्या हो गया, फैला। देखिए लिखा गया यूनिवर्स एक्सपेंडेड। ठीक है, यूनिवर्स फैलता है और हैज द टेम्परेचर्स कम डाउन, यानी कि जो इतने इसके जो पिंड वगैरह थे उनके सब टेम्परेचर क्या हो गए, कम डाउन, यानी टेम्परेचर कम होने लगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स क्या हो गया था, भयंकर विस्फोट हुआ जिसकी वजह से हुआ था। अब ये चीज देखेंगे, जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी तो ये जो भी चीज थे, जो भी पिंड, एलम नामक पिंड था, उसका टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये जो पिंड का निर्माण हुआ सब ये गोल हो गए। गोल होने के पीछे आप जानते हैं कि जो लिक्विड होता है उसमें एक विशेष प्रकार का फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के कारण कोई भी जो लिक्विड अवस्था में जो रहते हैं वो सब राउंडेड होते हैं। तो यही कारण हुआ कि ब्रह्मांड के यानी यूनिवर्स के जितने भी पिंड हैं सब के सब क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जब उत्पत्ति हुई थी तो क्या थे, ये लिक्विड अवस्था, भयंकर विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, और इस भयंकर विस्फोट के फलस्वरूप क्या हो गया, सब टेम्परेचर बहुत अधिक था, यानी कि लिक्विड अवस्था में थे, और लिक्विड अवस्था में होने के कारण ये जितने भी यूनिवर्स के पिंड हैं, पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, सब के सब क्या होते हैं, राउंडेड होते हैं। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे कि जब ये यूनिवर्स, ये आगे फिर देखेंगे, इसमें लिखा गया है हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, यानी कि जो यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो उस समय न तो हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और न हीलियम का निर्माण हुआ, केवल क्या था, ये ब्रह्मांड के कणों का निर्माण हुआ। और उसके बाद से लिखा गया है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, यानी कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, यानी कि हमारे जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उस समय हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण नहीं हुआ था। क्लियर हो गया आपको। ये कहता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हो गया, इसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम का। याद होगा आपको ये कि सबसे क्या हल्के तत्व है, तो इनका निर्माण हुआ यूनिवर्स के निर्माण के बाद। लिखा गया है, आगे देखिए, आगे देखेंगे तो ये कह रहा है द गैसेस कंडेंस, यानी जो गैसें थी उस समय उनका क्या हो गया, संघनित हुआ, कंडेंस संघनित हो गया अंडर ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका संघनन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, और जिसके बाद से क्या हो गया, तो लिखा गया कि दे फॉर्म्ड द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ द यूनिवर्स। और उसके बाद से क्या हो गया, हम जो गैलेक्सी का निर्माण हो गया, जैसे आजकल जो गैलेक्सी है उस तरह का उनका निर्माण हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो सौर परिवार है, जिसको हम सौर परिवार कहते हैं, उसमें देखिए लिखा गया है सोलर सिस्टम द मिल्की वे, जो हम लोग का जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। याद रखिएगा, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसमें हम लोग रहते हैं। फिर लिखा गया था गैलेक्सी, यानी मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि पूरा ये जो ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सी है, इन सबका जो निर्माण है अभी से 4.5 बिलियन ईयर्स पूर्व हुआ था। क्लियर। तो ये हमेशा पूछता रहता है कि जो यूनिवर्स है, जो गैलेक्सी है, उसका निर्माण कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये 405 बिलियन ईयर्स पीछे जो गैलेक्सी वगैरह है उसका निर्माण हुआ था, सौर मंडल का निर्माण हुआ था। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, जब यानी कि थोड़ा सा इसको देखेंगे, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, उसमें पृथ्वी के चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लिखा गया देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, जो शुरुआत में जो पृथ्वी बनी, यानी कि सौर परिवार का निर्माण हुआ था, तो उसमें जो पृथ्वी के चारों तरफ कोई। क्लियर।
तो इसके बाद से क्या हो गया कि जब ये बताया गया कि उसका कोई वातावरण नहीं था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या लिखा है देखिए, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये रिलीज कहां से होते, रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर द सरफेस। ये ध्यान दिएगा क्योंकि ये चर्चा हुई कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, चाहे जितने भी पिंडों का निर्माण हुआ था, सब क्या थे, गलित अवस्था में थे। तो यहाँ से जो गलित अवस्था में जो इनका सरफेस देखिए, सरफेस था, उससे इनका निर्माण हुआ। किसका किसका, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये कहाँ से रिलीज हुए थे, रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास कवर ऑफ द सरफेस, यानी कि जो पृथ्वी के सरफेस का जो था कवर था, उसी से इनका निर्माण हुआ जब वो ठंडा हो रहे थे। कौन कौन, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। क्लियर। अब आगे देखेंगे द अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज क्या हो गई, कौन फ्रॉम सन, उस जो पृथ्वी से सूर्य से आती थी, कहां पर, पृथ्वी पे आती थी, ब्रोकन अप, क्या करी, ब्रोकन अप यानी तोड़ी किसको, वाटर, यानी कि जो वाटर वेपर जो बना था उसको सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें क्या करती थी, उसको तोड़ दी, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड, जो हल्का हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, एस्केप्ड हो गया, यहाँ से चला गया, यानी पलायित हो गया। एस्केप्ड मतलब पलायित होना, अपना छोड़ करके यह जो था वो चला गया। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या हो गया, जो पानी था, पानी के बैकग्राउंड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन था, जो हल्का था, वह क्या हो गया, एस्केप्ड हो गया, यहाँ से बाहर चला गया। फिर आगे क्या लिखा गया है, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया, ऑक्सीजन जो है अमोनिया से कंबाइंड की, मेथेन ये सब एक साथ ज्वाइंटेड है था, देखिएगा लिखा गया है कि ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया, मेथेन एंड फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर्स, यानी कि ऑक्सीजन जो था अमोनिया से, मेथेन से क्या किया, रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद पानी का निर्माण हुआ, पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, इसके साथ साथ और चीजों का भी निर्माण हुआ था। क्लियर। तो आपने देखा कि क्या हो गया, ऑक्सीजन अमोनिया और मेथेन से क्रिया करके कार्बन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य चीजों का निर्माण किया। ठीक है। अब देखते हैं ओजोन लेयर फॉर्म। इसके बाद किसका लेयर बना, ओजोन का परत बना। याद होगा आपको, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है ओजोन का परत, जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो ओजोन का परत का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया। अब ओजोन के परत के बाद निर्माण होने के फलस्वरूप क्या हो गया, धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो रहा था। पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। एज कूल्ड, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, वाटर वेपर जो वाष्प थे, जो वायुमंडल के ऊपर हिस्से में कलेक्ट हो रहे थे, वह क्या हो गए, वाटर वेपर फेल्स इंस्टूडेंट्स, और ये क्या गए, वाटर वेपर संघनित होकर के पानी की बूंदों के रूप में क्या हो गए, पृथ्वी पर बढ़ने लगे। टू फिल द ऑल डिप्रेशंस एंड फॉर्म्स ओशियन। क्लियर हो गया। जैसे आप देखते हैं कि क्या हो गया, पृथ्वी पर जो गड्ढा वगैरह थे उसमें भरने लगे पानी, रैन बारिश हुआ तो वो गड्ढा पे भरने लगे, और भरने के साथ साथ लिखा गया है जितने भी गड्ढे थे सब पानी से भर गए और फार्म्स हो गए। किसका, ओशियन का निर्माण का, यानी सागर का निर्माण हुआ। क्लियर हो गया। तो पानी बरसा, पानी जो वेपर थे वो पानी के रूप में, बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरसते, और बरसने के साथ साथ क्या हो गया कि पानी जब बरसते तो फिर भाप के रूप में उड़ जाते थे। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चला, करोड़ों वर्ष तक चला, जिसके बाद से पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने लगा, और कम होने के साथ साथ पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जल रुकने लगा, और जल रुकने लगा तो आदि सागर का निर्माण हो गया। पृथ्वी पर सागर यानी सागर का निर्माण हो गया। क्लियर। अब अगर देखेंगे तो लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। पृथ्वी पर लाइफ यानी जीवन की शुरुआत 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्लियर। 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। किसकी शुरुआत होगी, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होगी। अब कुछ वैज्ञानिक क्या होते हैं, कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं, सम साइंटिस्ट बिलीव, कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं, इट्स कम फ्रॉम आउटसाइड, यानी वो दूसरे ग्रह से आया, स्पोर्स फ्रॉम अदर प्लेनेट, यानी कि दूसरे
कुछ जीवों का स्पोर्स क्या हो गया, दूसरे ग्रहों से आया और वो क्या हो गया, पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन के रूप में वो निर्माण हो गए। तो इसको कहते हैं पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया थोड़ा क्लियर करिएगा, पैंसपर्मिया यानी कि क्या हो गया, ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया जो ये बताता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी स्पोर्स के रूप में अन्य ग्रहों से आई थी, ऐसा अभी माना जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैंसपर्मिया। कुछ साइंटिस्ट इसको भी मानते हैं पैंसपर्मिया को। अब उसके बाद से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ एक थियरी है, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब स्वतः जननवाद, इसको दूसरे रूप में ए बायोजेनेसिस कहते हैं। क्या हो गया, ए बायोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ कम्स आउट ऑफ डिकेइंग, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह डिकेइंग, सड़ रहे, रॉटिंग। और डिकेइंग का मतलब अपघटित होना और रॉटिंग होना, सड़ रहे लाइक स्ट्रॉमन। ये जो थियरी यह कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो हुई सड़ रहे जीव, सड़ रहे भूसा, कीचड़ इत्यादि से पृथ्वी पर की उत्पत्ति हुई। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या कहते हैं, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी ए बायोजेनेसिस। क्लियर हो गया आपको कि ए बायोजेनेसिस क्या है। यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह स्वयं अपने आप कुछ पदार्थों के सड़ने, जैसे कीचड़ वगैरह के सड़ने से नए जीव की उत्पत्ति हो गई। तो इसी को कहते हैं थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्लियर हो गया। अब एक साहब थे लुईस पास्चर। कौन थे, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि जो जीवन की उत्पत्ति है वह जो जैसा कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसके तरह से नहीं होता है। उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया था, उन्होंने प्रयोग किया था, उसको कहते हैं किल्ड ईस्ट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, अब आगे देखेंगे। उन्होंने क्या किया कि एक यस आकार के गर्दन वाले फ्लास्क लिया, 2 फ्लास्क ले लिया और दोनों में क्या किया, शुगर और ईस्ट, शुगर का घोल, ईस्ट ले लिया और दोनों को बॉयल किया। क्या किया, बॉयल किया। और बॉयल करने के बाद देखिए लिखा गया है कि क्या गया, ये बॉयल किया गया, दोनों का गर्दन देखिए यस आकार का है। क्लियर। अब जब यस आकार का गर्दन था उसको ऐसे खुले छोड़ दिया गया। ठीक है। अब इसमें बाद में देखिए उसमें दोनों में किसी प्रकार के कोई सूक्ष्म जीवों का लक्षण नहीं दिखाई दिया। क्लियर हो गया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि ईस्ट लिया, शुगर का विलयन लिया, उबाल दिया। उबाल देने से वजह से इसमें पहले से जो जीव जंतु रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, तो ऐसा किया और उसके पश्चात ऐसे रख दिया था। इसमें किसी प्रकार के जीवन का लक्षण नहीं दिखाई दिया। बाद में उन्होंने क्या किया, जो इसी एक्सपेरिमेंट का जो फ्लास्क का गर्दन था उसको उन्होंने तोड़ दिया। फ्लास्क की गर्दन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद कुछ दिन रखा तो उसमें देखा कि जो उसमें जो शुगर का घोल था, शुगर और इसके घोल थे, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव उसमें उगने लगे थे। क्या हो गए थे, सूक्ष्म जीव उगने लगे थे, यानी जीवन के लक्षण उसमें दिखाई देने लगा था, जिससे उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो होती है वह स्वतः जननवाद थियरी से संभव नहीं है। बात समझ में आया। तो ये था स्पॉन्टेनियस जनरेशन और लुईस पास्चर का प्रयोग। ठीक है। अब एक थियरी ओपेरिन ने दिया था, ये ओपेरिन थियरी है। तो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट धार्मिक बात करें, जो भी हम बात करते हैं, अभी तक जितनी भी जीवन की उत्पत्ति के संबंध में थियरी दी गई है उसमें सबसे ज्यादा जो है ओपेरिन थियरी मान्य है। और अभी तक वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूव किया है कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति होती है वह AI ओपेरिन के थियरी के अनुसार होती है। अब ओपेरिन कहाँ के थे, रशिया के साइंटिस्ट थे। एंड हेल्डॉन इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मिलकर के ये बताया कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि फर्स्ट लाइफ कुड हैव कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जो होती है पहले रह रहे जीवों से ही संभव है। प्री एग्जिस्टिंग, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसका क्या मतलब कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई पहले वह नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव पदार्थों से हुई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में जैसे DNA, RNA, प्रोटीन, और उसके बाद से
फिर उसी के विकास के फल, ठीक है। तो आपने देखा कि एआई ओपेरिन ने यह बताया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो पहले है वह निर्जीव पदार्थों से हुई, नॉन लिविंग पदार्थों से हुई, और फिर बाद में उन्हीं के विकास के फलस्वरूप नए जीवों का निर्माण हुआ। तो जो निर्जीव पदार्थों से जो जीवों का निर्माण हुआ, इसी को कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? केमिकल इवोल्यूशन। तो एआई ओपेरिन जो है जीवन की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पहले रासायनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, जैसे प्रोटीन्स, आरएनए का निर्माण हुआ, फिर बाद में इन्हीं सब से क्या हो गया, जो जीवन का निर्माण हुआ और उससे विकसित हुआ। तो ये वो एआई ओपेरिन का थियरी था। अब अगर देखेंगे तो एआई ओपेरिन का अब उस समय उन्होंने बताया था कि क्या हो गया कि जो पृथ्वी थी, आदिकाल के वातावरण जो पृथ्वी थी, हाई टेम्परेचर, उसका वातावरण क्या था, बहुत अधिक था, वॉल्केनो ज्वालामुखी चलते थे, आंधियां आती थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था कंटेनिंग मेथेन, अमोनिया इत्यादि गैसें थी। क्लियर हो गया? तो ये आदि का पृथ्वी का वातावरण से कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है, जो आदि का पृथ्वी थी उसमें क्या था, टेम्परेचर बहुत अधिक था, वल्केनो आते, वल्केनिक थी, स्टोन थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि जो आदि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, तो हो जाएगा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। उसमें कौन कौन से थे, मेथेन, अमोनिया इत्यादि गैसें थी। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब स्टैनले मिलर ने क्या किया था, प्रयोगशाला में आदिकाल का वातावरण का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद अपना प्रयोग किया, और प्रयोग से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वह एआई ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार हुई थी। किसके सिद्धांत के अनुसार हुई थी? एआई ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार हुई थी। अब उन्होंने देखिए, उन्होंने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने क्या किया, 2 बड़े फ्लास्क लिए। क्या लिया? 2 बड़े फ्लास्क लिए। तो स्टैनले मिलर ने क्या किया, प्रयोग में सिद्ध किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एआई ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार हुई। उन्होंने क्या किया, 2 बड़े, एक छोटा फ्लास्क लिया और एक बड़ा फ्लास्क लिया। अब बड़े फ्लास्क में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लगाया, दोनों फ्लास्क को चित्रानुसार यानी लाइक डायग्राम आपस में जोड़ दिया। इस जो बड़े फ्लास्क है उसमें मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस लिया था, और इसमें जलवाष्प लिया था। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने संघनित लिया था। अब ये क्या करते थे कि इसको गर्म करते थे, गर्म करने के साथ साथ पानी क्या होता था, भाप बन के उड़ता था, इसमें जाता था, और यहाँ पे समय समय पे आदिकाल के वातावरण के अनुसार जैसे बिजली चमकती थी, इस पे स्पार्किंग कराते थे। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन बड़े वाले फ्लास्क में टंगस्टन लगा करके, और एक छोटे वाले फ्लास्क में जल लेकर उसको गर्म करते थे। फिर जब ये गैस नीचे आता था तो कंडेंसर से यानी संघनन से उसको ठंडा करते थे, फिर वो आता था और इधर से होकर के इसमें चला जाता था, फिर ये द्रव था, फिर ये गर्म होता था, वाष्प करके ऐसे जाता था। तो इस प्रकार ये क्रिया लंबे समय तक उन्होंने दोहराया। दोहराने के बाद इसमें कुछ भूरे भूरे से पदार्थ बन गए, गद्दा भूरा भूरा सा पदार्थ बन गया, और उनका उन्होंने निकाल कर परीक्षण किया। तो उन्होंने निकाल कर परीक्षण किया, इसमें एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इत्यादि पदार्थ बन गए थे, जबकि उन्होंने केवल मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन और जलवाष्प लिया था। मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प लिया था। तो आखिर ये जो यौगिक बने कहाँ से आए? तो ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है एआई ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार हुई। ठीक है, यानी कि आप बात करेंगे कि जो स्टैनले मिलर थे उन्होंने अपने प्रयोगशाला में ही यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एआई ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार हुई थी। क्लियर हो गया? इसको और देखेंगे, फिर अगले वीडियो में और हम लोग देखेंगे।